देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ का जो है ऑब्जेक्टिव है ना, कैसे कैसे क्या आया है, कारण क्या है। पहला है दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो जब ऐसे वाले प्रश्न पूछें तो सीधा गुरुत्वाकर्षण का सूत्र लिखो। पहले क्या है, F बराबर क्या, G m1 m2 अपॉन क्या होता है r²। ठीक है, अब यहां पर देखो किसको दो गुना कर दिए हैं यार, दूरी को, माने r का मान यहां दो गुना हो जाए, है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 बटे में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा। और उनके बीच क्या है यार, उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी को दो गुना कर जाए। द्रव्यमान भी क्या करना है, दो गुना, द्रव्यमान भी क्या करना है दो गुना, और दूरी भी क्या करना है दो गुना। तो देखो इसी के आगे थोड़ा सा मैं ऐसे बढ़ा देता हूं, मान लो छोटा छोटा द्रव्यमान भी हो गया 2, ये वाला भी द्रव्यमान हो गया 2, दूरी भी कितनी हो गई 2, तो इसमें दूरी में स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, ये कट जाएगा तो कुछ बचा क्या, एफ का एफ ही रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये एफ। अगला वाला देखो, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एफ है, उनके द्रव्यमान वही रहे, द्रव्यमान में कोई बदलाव ना हो। फिर क्या बोलता है, उनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए, दो गुनी। तो यही सूत्र है, यहां बटे में इसका दो गुना करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा एफ बटे 4। मान लो 3 गुना बोलता तो क्या होता, एफ बटे 9, 3 का वर्ग कर देंगे ना। ठीक है, इस तरह 4 गुना हो जाता तो 4 4 को 16, एफ बटे क्या हो जाता 16। ठीक है, और ऐसा भी पूछ सकता है कि मान लो ऐसा करते हैं कि दो दूरी को कुछ नहीं करते हैं, द्रव्यमान को क्या कर दें दो गुना, तो यहां भी द्रव्यमान है गुणे यहां भी द्रव्यमान है, तो दो दूनी क्या हो जाएगा 4 गुना, बढ़ जाएगा 4f हो जाएगा। ऐसे तो सूत्र में मान रखोगे सब पता चल जाएगा। अब देखो दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है। अब जो हम गुरुत्वाकर्षण का सूत्र लिखते हैं G m1 m2 अपॉन क्या लिखते हैं r²। तो दूरी के तो ये क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, इसमें क्या पूछ लिया समानुपाती। तो समानुपाती तब होता है जब कोई चीज ऊपर होती है ना। तो इसको r को ऊपर लिखेंगे तो हमको क्या r की घात क्या मिलेगा -2, तो r -2 के क्या होगा समानुपाती। तो यहां पर ये वाला आंसर हो गया, r को स्मॉल r कैपिटल R लिख सकते हैं। यदि यहीं पर ये कर देता यहां पर व्युत्क्रमानुपाती तो क्या हो जाता r²। समझ में आ गया, क्योंकि r² कहां रहता है बटे में, और समानुपाती के लिए हम ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अगला देखो, समान द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, एक पिंड का आधा द्रव्यमान दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो ऐसा बोल रहा है कि जैसे मान लो एक पिंड था, उसका आधा द्रव्यमान दूसरे को दे दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, फिर से देख लेते हैं। पहले मान लो इसका द्रव्यमान 1 था, इसका द्रव्यमान भी कितना था 1, समझ में आया। तो इसका आधा उसको दे देंगे तो इसके पास क्या बचेगा यार आधा, और इसको दे दिए आधा तो 1 तो पहले था, आधा और दे दिए तो कितना हो गया 3/2। अब प्रश्न को समझो, समान द्रव्यमान के दो पिंड, तो समान द्रव्यमान के दो पिंड हो गए, एक एक दोनों के बराबर है, माने समान द्रव्यमान हो गया। फिर बोलता है यदि एक पिंड का आधा, तो पहले पिंड का आधा उसको देंगे तो इसके पास क्या बचेगा आधा, और उसके पास 1 था तो आधा और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2। अब बोलता है कि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, तो इसी सूत्र में मान रख देते हैं। m1 का मान कितना हो गया, यहाँ ये m1 कहलाएगा, m1 का मान कितना हो गया 1/2, और ये m2 का मान कितना हो गया 3/2, बराबर कितना आ जाएगा 3/4। तो देखो 3f अपॉन क्या हो जाएगा 4, ऐसे। ठीक है, तो जो कंडीशन दी हो उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन को क्या कर लेना है, बदल देना है। अब अगला हिस्सा देखते हैं इसका, कहां तक देख लिए थे, यहीं तक देखे थे ना। हाँ, अब देखो प्रकृति में निम्नलिखित जो बल है, कौन सा बल दुर्बल होता है, सबसे कमजोर बल कौन सा होता है गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, दुर्बल बल है ना ये। फिर यहां पर देख लो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस बल का अस्तित्व प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर होता है, माने ब्रह्मांड की हर जगह पर कौन सा बल पाया जाता है, तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण। ये ठीक है,
किसी कृत्रिम उपग्रह की भारहीनता का कारण क्या है? जब कोई व्यक्ति उपग्रह में जाता है, यहाँ से बाहर चला जाता है तो उड़ने लगता है, कहीं छत में टकराता है, कहीं कुछ टकराता है, पानी पीता है तो पानी भी हवा में उड़ जाता है। ठीक है, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान या गुरुत्व का मान क्या हो जाता है? शून्य, है ना। माने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है, इसके कारण वो इस तरह से होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? भारहीनता। जब शून्य गुरुत्व हो जाए तो क्या होता है? भारहीनता। कभी कभी कोई झूला झूला है, आकाशी वाला झूला, ये वाला, तो जब सबसे ऊपर जाते हो और फिर नीचे आते तो आपको कैसे लगता है? थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगता है, वो क्या कहला गई? भारहीनता कहला गई। ठीक है, यह है कि पूरी भारहीनता नहीं होती। जिस दिन पूरी भारहीनता हो जाएगी आप झूले से बाहर उड़ने लगोगे, ऐसा कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्यों उस समय भारहीनता का मतलब यह है कि जब हम नीचे आते हैं तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, तो भारहीन। और जब बिल्कुल कम हो जाए तो हवा में उड़ने लगोगे। ठीक है, इस तरह से। आठवां देखो, पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो गया? अनंत पर। यदि पृथ्वी से बाहर चले गए तो वो क्या कहलाया? अनंत कहला गया। अनंत पर पृथ्वी का प्रभाव ही नहीं है ना। और अनंत की परिभाषा ये नहीं है कि पृथ्वी के बाहर, अनंत की परिभाषा है जहां से किसी का प्रभाव खत्म होता है, वो क्या कहलाता है? अनंत। मेरे आवाज के लिए यही अनंत है, मेरे घर के बाहर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो वो क्या कहला गया? अनंत कहला गया। यहाँ पृथ्वी की बात हो रही तो पृथ्वी के बाहर का भाग क्या कहलाएगा? अनंत। तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण का वो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना होगा? हाँ, तो कैसे आ गया? W इक्वल टू होता है m इंटू जी, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये भार है, m का मान जो है उसमें रखेंगे किलोग्राम में, हमेशा SI मात्रक में लिखते हैं। तो ये 100 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो वो बटे में 1000 करना पड़ेगा। हाँ, तो ये 0.1 हो जाएगा किलोग्राम में। 100 ग्राम को यदि किलोग्राम में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 ग्राम, माने 1000 का भाग करोगे, ऐसे बटे में 1000 करोगे तो 2 ठो शून्य कट जाएंगे, 1 ठो 10 बचेगा, उसको ऊपर ले जाओगे तो 0.1। और जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है। तो 9.8 तो आंसर है नहीं है, तो हम 10 रख लेते हैं। इसका भाग करोगे तो दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। ऐसा दे दिया है। ठीक है, इस सूत्र से हम भार को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगला देखो, पृथ्वी सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है, चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? 100 ग्राम। तो द्रव्यमान जो है फिक्स ही रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। किसी भी कोने में चले जाओ द्रव्यमान एक जैसे रहेगा। ठीक है, चाहे हम पृथ्वी में रहें, चंद्रमा में रहें, उपग्रह में रहें, कहीं भी रहें, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जो बदलता है वो क्या होता है? भार। द्रव्यमान होता है पदार्थ की मात्रा। तो आपके पदार्थ की मात्रा तो हाथ पैर, ये जो मांस वांस भरा है, ये पदार्थ की मात्रा है। कहीं भी जाएंगे ऐसे रहेगा, ये ना रहेगा तो माने तुम ही ना रहोगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर द्रव्यमान सब जगह कैसा होता? एक। यदि यहाँ पर भार पूछता तो भार जरूर अलग हो जाता, क्योंकि हर जगह जी का मान क्या हो जाता है? अलग अलग। ठीक है, ये सिर्फ ये पूछता है किसका मान? m का मान। m का मान किसी वस्तु के लिए क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर ये हो गया। अब अगला हिस्सा देखते हैं। 10 तक हुआ है क्या? हाँ, अब 11वां नंबर हम यहां पर देख लें। 11वां नंबर क्या है? पढ़ो तो इसमें देखो, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। पृथ्वी से सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई पर पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? तो फिर से वही द्रव्यमान की बात है। द्रव्यमान हर जगह कैसा होता है? एक जैसे होता है, तो कितना होगा? 100 किलोग्राम ही होगा। फिर ये पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई पर पिंड का भार कितना होगा? यहाँ कितना दिया है? द्रव्यमान। पूछ क्या रहा है? भार। तो भार का सूत्र होता है W इक्वल टू mg, है ना। तो मैं लिख दिया ये 100 किलोग्राम, m का मान कितना है? 100। और पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की गहराई पर, यदि हम यहां से चलते जाएं तो हम कहां पहुंच जाएंगे? उसके केंद्र पर, है ना। गहराई का मतलब यह है कि ये पृथ्वी है, ये केंद्र है। यदि हम ऐसे आते जाएं, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर आना है तो कहां पर पहुंच जाएंगे? केंद्र पर। और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। तो 0 हो गया, तो भार कितना होगा? 0। यदि यहां भार ना लिखा होता, द्रव्यमान लिखा होता, तब कितना होता? 100 किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से है। अगला देख लेते हैं, किसी पिंड के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
तो यहाँ पर देखो पलायन वेग कक्षीय वेग का दोगुना होता है। पहले रिलेशन ही लिख लेते हैं, पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या रहता है। तो जो पलायन वेग था हम लिखे थे कक्षीय वेग, ये ई लिखे थे VO√2, ये पलायन वेग का सूत्र होता है। दोनों में रिलेशन था, ये पलायन वेग, ये कक्षीय वेग। तो पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना के क्या होता है, बराबर। अब इसमें ढूंढते हैं पलायन वेग कक्षीय वेग का 2 गुना है क्या, 2 गुना नहीं है क्योंकि इसमें रूट लगा है, रूट न लगा होता तब 2 गुना, माने ये वाला कैंसिल है। कक्षीय वेग पलायन वेग का 2 गुना होता है, ये भी गड़बड़ है ना। सूत्र को देखते जाओगे। फिर क्या है, पलायन वेग कक्षीय वेग के वर्गमूल का 2 गुना है, पलायन वेग कक्षीय वेग के वर्गमूल का 2 गुना है। तो यहां पर बोलता है पलायन वेग कक्षीय वेग के, ऐसा बोल रहा है, इसका 2 गुना इसके हिसाब से, ये भी नहीं है। अगला है पलायन वेग का वर्ग कक्षीय वेग के वर्ग का 2 गुना है। अब वर्ग की बात कर रहा है तो इसको वर्ग कर देते हैं, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, और गुणे में इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो गया 2। अब लाइन मिलाओ, ये पलायन वेग का वर्ग, ये है पलायन वेग का वर्ग, फिर बोलता है कक्षीय वेग के वर्ग, ये है कक्षीय वेग का वर्ग, फिर क्या बोलता है कि 2 गुना होता है ये 2 गुना, है ना। तो इस तरह से ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चौदह नंबर ही है, ठीक। तो चलो अब आगे वाला देख लेते हैं इसमें। हाँ जी, क्या है, m द्रव्यमान के पिंड के लिए पलायन वेग v के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। माने पलायन वेग क्या द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है पलायन वेग। पलायन वेग का सूत्र सीधे इतना निकला था, v0 हमारे पास अंडर रूट क्या निकला था, gr, ठीक है। इस तरह से पलायन वेग का क्या निकला था, सूत्र निकला था, है ना। तो क्या इसमें m है कहीं, पिंड का द्रव्यमान है, तो पिंड का द्रव्यमान यहां पर इसमें 0 है, इसमें तो मान है, माने इस पर ये है। इसका मतलब ये है कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तभी तो 0 लिखा है, ठीक है, ऐसा रिलेशन है। अब बोलते हैं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है, 2, माने 2 गुना स्थितिज ऊर्जा होती है तो 1 गुना क्या होती है उसकी गतिज ऊर्जा, ऐसा, ठीक है। अगला देख लेते हैं 16 नंबर, किसी पिंड को पहले 100 मीटर एवं 200 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो पिंड की पहली स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, पिंड की पहली स्थिति से तुलना में दूसरी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, दोनों स्थिति में गुरुत्वाकर्षण। अब सब इसमें गुरुत्वाकर्षण पूछ रहा है, तो इसमें ऐसे समझने के लिए हम सूत्र में चलते हैं, F = G/m अपॉन क्या होता है r², m1 m2 लिख देता हूं। दूरी ज्यादा रहेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। किसकी दूरी ज्यादा है यार, 200 मीटर, तो 200 मीटर पर कम बल लगेगा और 100 मीटर पर अधिक बल लगेगा। इससे अंदाज समझ में आ रहा है, दूरी कम तो बल ज्यादा, ठीक है, और दूरी ज्यादा तो बल कम, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। अब इसमें पढ़ते हैं, तो पिंड की पहली स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा, कम। इस पर बल का मान क्या रहेगा, कम, तो और इस पर क्या रहेगा, अधिक। तो यही तो बोलता है कि पहले की तुलना में दूसरी की स्थिति पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। 17 नंबर का देखते हैं, आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर m द्रव्यमान के 3 पिंड रखेंगे। त्रिभुज के केंद्रक पर रखे द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले 2 m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो देखो, यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर है, तो यदि इस पर बल लगता है, ठीक है, तो इसके केंद्र पर बल समझते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल यदि इधर लगा तो इसकी दिशा F होगी, इधर लगा तो इसकी दिशा F होगी, ये लगा तो इसकी दिशा F होगी। ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, समाप्त करने के, संतुलन की स्थिति हो जाएगी। तो इसके केंद्र पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से है। अब यहाँ पर केपलर का नियम है, चलो आगे का बढ़ा लेते हैं पहले। ये 18 तक हो गया है, हाँ 17 तक हो गया, 18 देखते हैं ना। हाँ, तो इसमें देखिए 18 वाले में ये तो लॉक हो गया, समझ लेना। केपलर के ग्रहों संबंधी
दूसरा नियम जिसको हम क्षेत्रफल का नियम कहते हैं, किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो ये क्या कहलाता है, कोणीय संवेग। और दूसरा नियम यही था कि यदि हम ग्रह से सूर्य की एक रेखा मिला दें तो उसके द्वारा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, ठीक है, तो घूम घूम के न तय करता है, तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है, नियत होता है, उसके कारण होता है। अगला देखो, एक्स ग्रह की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 10 गुना है, व्यास 2 गुना है, तब पृथ्वी पर 100 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का भार एक्स ग्रह पर कितना होगा। इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो भी मैं इसको थोड़ा छोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना। ये कितना है, 40 किलोग्राम। अगला देखो 20, एक पिंड सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की तुलना में 8 गुनी चाल से चल रहा है, परिक्रमण कर रहे पिंड एवं पृथ्वी के त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। तो देखो जो हम लोग तीसरा पढ़े थे, टी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर क्यूब, है ना। तो यहां पर समझ लेना है कि यहां पर कितने ग्रह होंगे, एक पिंड सूर्य के चारों पृथ्वी की तुलना में 8 गुना चल रहा है। तो यहां पर दो तरह से हम सूत्र बना सकते हैं, एक बना लेता हूं मैं टीई माने पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का आवर्तकाल, अर्थ का, है ना, और एक मान लेते हैं टीपी माने दूसरे ग्रह का, दूसरे पिंड का, दो ठो दिया है ना। तो इसका यदि हम रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब, और यहां लिख देता हूं ई, और यहां पर क्या लिख दूं, मान लो आर पी, और ये भी क्या हो गया, क्यूब। दो दो बार लिख दिया क्योंकि दो पिंड की बात हो रही है, एक बार किसकी, पृथ्वी की, और एक बार किसकी, दूसरे ग्रह की। अब देखो एक पिंड के चारों ओर पृथ्वी की तुलना में 8 गुनी चाल से परिक्रमण कर रहा है पिंड एवं पृथ्वी के त्रिज्याओं में अनुपात हमको निकालना है, इसकी त्रिज्या में अनुपात निकालना है। तो यदि हम यहां पर समझ लेते हैं इसका ये स्क्वायर तो आ है ना, ये स्क्वायर आ है, ठीक है, तो हमको त्रिज्या निकालना है। तो ये समझो मैं यहीं से कर देता हूं, ये 8 कर दिया, ठीक है, 8 का ये क्या कहलाया, स्क्वायर, और त्रिज्या का क्या कहलाया, क्यूब। तो इस 3 को इधर भेजेंगे, 3 का हम क्या कर दिए, पक्षांतर। तो समझना ये कैसा हो जाएगा, 8 इसका पक्षांतर होगा तो समझो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और यहां पर क्या लिख देंगे, आर। जब ये 3 आएगा तो इसके घात के बटे में हो जाएगा। ये लाइन समझ में आई, ठीक है। अब 8 को 2 के गुणे में लिखोगे तो कैसा लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3, माने ये लिख सकते हो 2 की घात 3, और ये हो गया 2/3 बराबर हमारे पास क्या बचा, आर। ये लाइन समझ में आ गई। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 कटेगा, 2 की घात क्या बचेगा, 2, तो कितना आ जाएगा, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। इस तरह से हमको निकाल देना, समझना है, मान लो